मॉडर्न ससुराल में गंवार बहू की खेती और खाना। अरे यार प्रज्ञा, एक बाइट तो ले ले, एक बाइट से तू मोटी नहीं हो जाएगी। नहीं अंजलि, बात मोटे या पतले होने की नहीं है, तू अच्छे से जानती है मेरे घर किस तरह का खाना बनता है, इसलिए मुझे ये सब खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रज्ञा इतना बोलकर कैंटीन से सीधा घर वापस आ गई, जहाँ उसकी माँ महिमा सिल पर चटनी पीस रही थी। अरे बेटा, तू आ गई कॉलेज से, कैसा रहा तेरा दिन? माँ, मेरा दिन तो अच्छा कटा, बस आखिरी परीक्षा रह गई है, उसके बाद मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। वो तो मुझे पता है, मैंने खाना बना दिया, अब तू जल्दी से खाना खा ले। पता है हमारे खेत में ताज़ी बैगन की सब्जी आ रही है, मैंने आज ही ताज़ा घी निकाला है, और ये देख खेत में बड़े अच्छे लाल लाल टमाटर आ रहे हैं, इसलिए मैंने इनकी चटनी पीसी, और दाल मखनी भी एकदम तैयार है। बस करो ना माँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, ये सब बताने से अच्छा चलो मिलकर सभी स्वादिष्ट चीजों को खा लेते हैं। प्रज्ञा और महिमा दोनों खाना लेकर बैठ गईं। कुछ ही देर में मदन भी आ गया और फिर तीनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। बाबा, मुझे बुरा लग रहा है कि मेरे एग्जाम शुरू हो गए, इसीलिए मैं आपकी खेती में बिल्कुल मदद नहीं कर पा रही हूँ। आपको और माँ को अकेले इतना सारा काम संभालना पड़ रहा है। बेटा, तेरी पढ़ाई सबसे पहले है, और मौसम की वजह से खेतों की हालत काफी अच्छी चल रही है, इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और वैसे भी एक दिन तो तू पराए घर चली जाएगी, तब भी तो हमें ही सारा काम संभालना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं माँ बाबा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस पर प्रज्ञा के माता पिता हंस पड़े। प्रज्ञा एक गांव में रहने वाली सीधी सादी लेकिन पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका पिता मदन एक किसान था जिसकी खेती बाड़ी काफी अच्छी चला करती थी। मदन के काफी बड़े बड़े सब्जी और अनाज के खेत थे, जिनको संभालने में प्रज्ञा पूरा योगदान दिया करती थी। उसके माँ बाप का सपना था कि वो उसकी किसी अच्छे शहरी घर में शादी करा सके। कुछ समय बीता और प्रज्ञा की आखिरी परीक्षा भी पूरी हो गई। प्रज्ञा बेटा, तेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तू कहे तो मैं तेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखने की शुरुआत कर दूं। माँ बाबा, मुझे पता है कि आपका सपना है कि आप मेरी किसी अच्छे और अमीर घर में शादी कराएं, लेकिन मैं पहले से ही किसी और को पसंद करती हूँ। इस पर प्रज्ञा के माता पिता दोनों ही काफी हैरान हो गए, लेकिन कोई भी बात करने से पहले उन्होंने प्रज्ञा से उसकी पसंद के लड़के के बारे में पूछा। माँ, शुभम भी एक अमीर घराने का शहरी मॉडर्न लड़का है, जैसा आप चाहते हैं, और हम दोनों एक दूसरे को काफी समय से पसंद करते हैं। लेकिन बेटा, हम उससे और उसके परिवार से मिले बिना तो कोई फैसला नहीं ले सकते ना। इस पर प्रज्ञा ने अगले दिन शुभम को अपने घर बुलाया। प्रज्ञा के माता पिता को शुभम पसंद आ गया, लेकिन उसके साथ उसके परिवार का एक भी सदस्य नहीं था, जिस पर मदन और महिमा को थोड़ा अजीब लगा। आप फिक्र मत कीजिए, प्रज्ञा है ही इतनी अच्छी कि ये मेरे परिवार वालों का दिल बहुत जल्दी जीत लेगी, और मुझे भी आपसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय प्रज्ञा के। आप मुझ पर यकीन कीजिए। मदन और महिमा दोनों ही काफी सीधे सुलझे सच्चे लोग थे, इसलिए शुभम और प्रज्ञा के जिद पर उन्होंने उनकी शादी करने के लिए हाँ कर दी। इसके बाद शुभम प्रज्ञा को लेकर घर आ गया। प्रज्ञा को देखकर उसका पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया। शुभम, ये तेरे साथ कौन है? इस पर शुभम ने सारी बात अपने परिवार के सामने रख दी। मैंने तुझे सिर्फ इसलिए पढ़ाया कि तू एक दिन एक गंवार लड़की को हमारे घर की बहू बनाकर खड़ी कर दे। क्या सोचा था हमने, और इसने हमारे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। तूने हमारे सारे दिए संस्कार और इज्जत मिट्टी में मिला दी। माँ, पिताजी, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया ताकि मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकूं। मैं हमेशा आपकी उंगली पकड़कर नहीं चल सकता। भैया, कम से कम एक बार हमसे पूछ तो लेते। अगर मैं आपसे पूछता तो क्या आप कभी राजी होते? नहीं ना, इसलिए मैंने आपसे पूछना सही नहीं समझा। अब अगर आपको मुझे धक्के मारकर बाहर निकालना है तो निकाल सकते हैं। ये क्या बोल रहा है तू बेटा? मैं इस गंवार के चक्कर में तुझे थोड़ी ना घर से निकाल दूंगी। तू यहीं रहेगा हमारे साथ, और ये भी। इतना कहकर शोभा ने मुंह बनाकर प्रज्ञा का गृह प्रवेश किया और प्रज्ञा ने अपने ससुराल में पहला कदम रखा। घर में आने के बाद कोई भी न तो प्रज्ञा से बोल रहा था और न उसके पास आ रहा था। शुभम प्रज्ञा को अपने कमरे में ले गया। वहीं निशा ने शोभा से पूछा, माँ, आपकी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? जो उस गंवार को घर में रहने की इजाजत दे दी, और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतने मॉडर्न परिवार का बेटा होकर भी वो एक गांव वाली को घर की बहू बना लाए। अनबिलीवेबल। मुझे पता है बेटा कि तू क्या पूछ रही है, लेकिन मैं तुझे बता दूं कि उसे घर में रखने का मतलब ये नहीं कि मैंने उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। मैं तो बस उसका असली रूप देखना चाहती हूँ कि आखिर उसने मेरे बेटे को कैसे फंसाया। प्रज्ञा को तय अच्छे से पता था कि उसके ससुराल में अभी कोई भी उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने भी उनका दिल जीतने की ठान ली थी। इसी तरह एक दिन बीता और आज प्रज्ञा की पहली रसोई थी। सुन गवारन, आज तेरी पहली रसोई है, और तू एक मॉडर्न ससुराल में आई, इसलिए अपना गांव वाला खाना बनाकर किसी को मत खिलाना। इतना कहकर शोभा वहां से चली गई।
अब पता चलेगा इस गवारन को। जब ये हमारा मॉडर्न किचन देखेगी तो खुद ही हार मानकर बाहर आ जाएगी। वाह माँ, अब तो काफी मजा आने वाला है। मैं भी इसमें थोड़ा मसाला लगा देती हूँ। इतना कहकर निशा प्रज्ञा के पास पहुंची, जहां उसने देखा कि प्रज्ञा अभी सिर्फ सामान ही निकाल रही थी। उसने मठार कर प्रज्ञा का ध्यान खींचा, जिस पर प्रज्ञा ने उसे मुड़कर देखा। सुनो गवारन भाभी, पहले हमसे ये तो पूछ लो कि हम क्या खाना पसंद करेंगे। क्यों नहीं मॉडर्न ननद जी, बताइए कि आप क्या खाना पसंद करेंगी। इसकी इतनी मजाल कि ये मुझसे इस तरह बात करे। खैर छोड़ो, इस पर कुछ भी कहना बेकार है। असली मजा तो आगे आने वाला है। मैं कहना चाहती थी कि हमारे यहाँ सब बर्गर, पिज्जा, मोमोज, पनीर चिल्ली, नूडल्स, पास्ता और मीठे में केक या पेस्ट्री खाते हैं, इसीलिए हमें इस सब के अलावा गलती से भी कुछ और मत दे दीजिएगा। निशा इतना कहते ही वहां से रफू चक्कर हो गई। अरे ये तो जवाब लिए बिना ही चली गई। लगता है इसमें हिम्मत ही नहीं है मुझसे सामना करने की। इसके बाद प्रज्ञा ने अपनी पहली रसोई का खाना बनाना शुरू किया। प्रज्ञा को रसोई में रखी कोई भी चीज नहीं भा रही थी। ये तो बासी सब्जी है। मैंने तो अपने घर में कभी ना तो बासी सब्जी बनाई है और ना ही कभी खाई है। साथ ही आटा भी शुद्ध नहीं है, इसमें गेहूं से ज्यादा चावल पिसे हुए। हर चीज में कितनी मिलावट है, उस पर से इन्हें इतना अनहेल्दी खाना खाना है। प्रज्ञा ने उसी खाने को हेल्दी बनाने के लिए उसे अपनी विधि से बनाया। उसने मैदा की जगह आटे के मोमोज और नूडल्स बनाए। वहीं उसने पिज्जा का बेस भी रोटी का बनाया। इसी तरह प्रज्ञा ने बाकी सारी अनहेल्दी चीजों को हेल्दी रेसिपी से बनाकर रख दिया। प्रज्ञा ने रसोई में रखी सारी मॉडर्न चीजों का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो उनके बारे में जानती थी। मुंह बनाकर ये गवारन क्या रसोई में ऐसी तैसी कर रही है। माँ रिलैक्स कीजिए, हो सकता है वो किचन में मशीनों को देखकर घबरा रही हो। जब समझ नहीं आएगा तो कुछ ही देर में खुद ही वापस निकल आएगी। प्रज्ञा कुछ ही देर में रसोई से बाहर आई, लेकिन अपने हाथों से खाने की ट्रे लेकर उसने बड़ी ही जल्दी सब कुछ टेबल पर लाकर रख दिया। और ये देख निशा और शोभा दंग रह गईं। आइए माँ जी, मैंने वही सब बनाया है जो आपने कहा, लेकिन हेल्दी चीजों से। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। शोभा और निशा चुपचाप टेबल पर आकर बैठ गईं। उनके होश अभी भी वापस नहीं लौटे थे। वहीं बाकी सब भी टेबल पर आकर बैठ गए। अरे वाह प्रज्ञा, तुमने तो सब कुछ वही बनाया है जो हमारे घर पर खाया जाता है। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, पनीर पकौड़ा, पनीर चिली, नूडल्स और पास्ता भी। असल में निशा जी ने मुझे बताया था कि मुझे क्या बनाना है, वरना मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था कि आप लोग किस तरह का खाना खाते हैं। बड़ी बनकर बोल रही थी कि ये मैं मसाला लगा कर आती हूँ, उल्टा उस गवारन की मदद करके आ गई। बेवकूफ। वाह भाभी, इनका स्वाद तो बाहर के फास्ट फूड से काफी बेहतर है। ये तो बिल्कुल अलग लग रहे हैं। वो इसलिए देवर जी क्योंकि फास्ट फूड काफी अनहेल्दी होते हैं, इसीलिए मैंने इन्हें हेल्दी रेसिपी से बनाया है। ये पास्ता भी आटे का बना हुआ है। क्या आटे का पास्ता? भला इस तरह का भी कोई खाना बनाता है क्या? अगर चीज को बना रहे हो तो उसकी असली रेसिपी से बनाओ ना, तभी उसमें असली टेस्ट आता है। लेकिन माँ, इन सब चीजों का टेस्ट आज काफी अच्छा लग रहा है। तो चुप कर, खाने की ABCD जानता नहीं और मेरी बात को काट रहा है। इसमें इतना अकड़ने जैसा क्या है? अगर बहू ने सबकी सेहत को सोचते हुए इसी खाने जो हेल्दी बनाया है तो ये काफी बड़ी और अच्छी बात है। इसलिए मुंह बनाना बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। अरे ये तो अभी से ही बहू की हिमायत ले रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो ये गवारन इनका दिल जीत ले। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। शोभा अब काफी दुविधा में आ गई थी, क्योंकि प्रज्ञा ने अपनी पहली रसोई से ही अपने ससुराल पर अपना अच्छा असर छोड़ना शुरू कर दिया था। इसी तरह कुछ दिन बीते और प्रज्ञा अपनी जिम्मेदारियों को बड़े ही अच्छे से संभाल रही थी, लेकिन उसे उनकी एक चीज से शिकायत थी, और वो था उनका खाना पीना। फिर से वही बासी सब्जी। हे भगवान, मुझसे तो ये खाई भी नहीं जा रही है और ये लोग तो रोज फास्ट फूड खा खा कर इसे भी सड़ा देते हैं। मैं क्या करूं? इतना मिलावट वाला खाना मैं कभी नहीं खा सकती। प्रज्ञा को अपने खेतों की ताजी सब्जी, चावल, घर में पिसा हुआ आटा और घर में निकाला गया घी और मक्खन खाने की आदत थी, इसलिए उसे ससुराल में खाने की हर चीज बेस्वाद लग रही थी। लेकिन उसे तेज रोज ऐसा ही खाना खाना पड़ रहा था। माँ जी, आप कहें तो मैं आज खाने में आप सबके लिए कुछ हरी सब्जी, पराठे, चटनी जैसा कुछ बना दूं? मुझे पता था कि तू कुछ ही दिन बाद अपने गवार खाने पर ही आ जाएगी। जैसी तेरी सोच वैसे तेरे कपड़े और वैसे ही तेरा खाना। लेकिन हम मॉडर्न लोग हैं और हम ना तो तेरे जैसे गवार लोगों की तरह रहते हैं, ना पहनते हो, ना ही खाते हैं। ठीक है माँ जी, आपको जो खाना है आप हमेशा की तरह बाहर से मंगा कर खा लीजिए, लेकिन अगर आप में से कोई भी बीमार पड़ा तो मुझसे ख्याल रखने की उम्मीद बिल्कुल मत लगाइएगा। इतना कहकर प्रज्ञा वहां से गुस्से में चली गई। कैंची जैसी जुबान है इसकी। मजाल जो किसी बात पर चुप लगा जाए, हर बात का जवाब पकड़ा देती है।
आजकल गवारनों के भी पर निकल आए हैं। ये यहाँ आकर भूल गई है कि इसकी असली जगह क्या है, लेकिन हमें इसे इसकी असली औकात दिखानी ही होगी। शोभा और निशा को प्रज्ञा अब और भी ज्यादा खटकने लगी थी। वहीं प्रज्ञा अपने खाने को लेकर परेशान हो रही थी। कितने दिन हो गए मुझे ससुराल आए और अभी तक मैंने यहाँ पेट भरकर अच्छा खाना नहीं खाया। नाम के अमीर हैं ये लोग, जिन्हें खाना पीना ही नहीं आता, भला उन्हें कोई अमीर कह सकता है? मॉल से इतनी महंगी सब्जी मंगाते हैं, वो भी बिल्कुल बासी। खाने की हर चीज में मिलावट है। प्रज्ञा परेशान होकर कुछ देर के लिए घर से बाहर हवा खाने को चली गई। इतने बड़े घर में भी मुझे घुटन होती है, इससे अच्छी तो मेरी झोपड़ी है, कम से कम वहाँ सुकून तो है। प्रज्ञा घर के गार्डन में टहल रही थी और टहलते हुए वो घर को सब तरफ से देखने लगी। घर काफी बड़ा और आलीशान बना हुआ था। तभी प्रज्ञा की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसने देखा कि घर के पीछे की कच्ची जमीन पर छोटे छोटे पौधे फूट रहे थे, जिनमें फूलों के साथ छोटे छोटे तरबूज भी आ रहे थे। अरे ये मिट्टी तो उपजाऊ है, और यहाँ टमाटर किसने लगाए? ये तरबूज भी। लगता है इन लोगों ने तरबूज खाकर यहाँ पर उसके छिलके और बीज फेंक दिए होंगे, जिसकी वजह से यहाँ तरबूज की डाल फूट आई। प्रज्ञा ने देखा कि तरबूज इतने छोटे थे कि उसने अपनी हथेली पर 3 तरबूज ले लिए और उन्हें लाकर अपने कमरे में रख दिए। अब प्रज्ञा को समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। बस अब मुझे थोड़े बीज और खाद की जरूरत होगी, उसके बाद मैं अपनी खेती खुद इस पक्के मकान के पीछे ही करूंगी। अगले दिन प्रज्ञा बाजार गई और वहां से कुछ खाद, सब्जी के बीज और गेहूं लेकर घर वापस लौटी। बस किसी को मेरी खेती के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मुझे बड़ी ही सावधानी से काम करना होगा। प्रज्ञा ने अब घर के पीछे अपनी खेती करने की शुरुआत की। उसने पीछे की मिट्टी की खुदाई की और फिर उसमें बीज बोकर वहीं लगी एक छोटी टंकी से उसे पानी दिया। वहीं पड़ोसन सरगुण और उसकी बहू वर्तिका उसे अपनी खिड़की से देख रही थी। ये शोभा की बहू घर के पीछे आकर क्या कर रही है? कहीं कुछ चुरा तो नहीं लिया इसने? इसने पहले खुदाई की, फिर मिट्टी में कुछ दबाया और अब पानी दे रही है। मुझे तो लगता है कि ये जरूर पीछे कुछ बो रही है। सही कह रही है बहू तू। वैसे भी सुनने में आया कि ये गांव की रहने वाली है, इसलिए खेती बाड़ी तो करती होगी। हो सकता है इस जगह को खेत बनाना चाह रही हो। वो तो देखते देखते ही पता चलेगा कि ये कुछ उगा रही है या फिर कुछ छुपा रही है। दोनों सास बहू प्रज्ञा को तब तक देखती रहीं जब तक वो वहां से चली नहीं गई। घर में आकर प्रज्ञा ने चैन की सांस ली। आशा करती हूँ कि मुझे किसी ने देखा ना हो। अब जब तक मेरी सब्जी और अनाज उगना शुरू नहीं हो जाते, तब तक मुझे बाहर की यही बासी सब्जी और मिलावट वाला खाना खाना पड़ेगा। अब प्रज्ञा रोज अपने खेत को पानी देने और हफ्ते में एक बार खाद देने आती। वो सबसे छुपकर भी अपने खेत का काफी अच्छे से ख्याल रख रही थी। वहीं सरगुण और वर्तिका रोज उसे अपनी खिड़की से देखा करती। अच्छा ख्याल रखने की वजह से प्रज्ञा के खेत में बहुत तेजी से मिट्टी से डालें फूटनी शुरू हो गई। मैं अपनी खेती का इस तरह ख्याल रखूंगी, बस ये इसी तरह तेजी से बढ़ती जाए। इसी तरह सिलसिला जारी था और अब शोभा को भी प्रज्ञा पर शक होने लगा था। ये गवारन आखिर इस समय जाती कहाँ है? घर से निकलती और फिर कहीं दिखाई नहीं देती, मानो जैसे गायब भी हो जाती हो। शोभा ने जानने की कोशिश की, लेकिन उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी तरह समय बीता और अभी तक घर वालों को प्रज्ञा की छुपी खेती के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वही प्रज्ञा के खेत अब सब्जी और अनाज आना शुरू भी हो गए थे। कुछ तो गड़बड़ है। ये जरूर कोई ना कोई बात हमसे छुपा रही है, लेकिन इसका पता कैसे लगाया जाए? माँ जी, आप आज भी बाहर से खाना मंगवाएंगी या फिर मैं आज खाना बना दूं? तेरे खाने से लाख गुना अच्छा है बाहर का खाना। तेरा खाना तुझे ही मुबारक हो। माँ, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है बाहर खाना खाने का। हम कब से बाहर का ही खाना खाए जा रहे हैं। आज का खाना भाभी से बनवा लेते हैं। चट्टू चटोरे, जब मैं खाना बनाती थी तब तो तू कभी घर के खाने को नहीं कहता था। तुझे हमेशा दोस्तों के साथ बाहर खाना खाना होता था। अब तेरा घर के खाने को मन कैसे करने लगा? सच बताऊं ना माँ, भाभी सच में काफी अच्छा खाना बनाती हैं और मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ कि गांव की होने के बाद भी भाभी को घर की हर मशीन का इस्तेमाल अच्छे से करना आता है। इस पर शोभा को अपनी काफी बेइज्जती महसूस हुई। वहीं प्रज्ञा ने अपने शुभम, आयुष और वीरेंद्र के लिए खाना बनाया। बहू, मानना पड़ेगा कि तू अच्छा खाना बनाती है। मैं तो चाहता हूँ कि तू रोज हमें बाहर के खाने से अच्छा अपने हाथ का बना घर का पौष्टिक खाना बनाकर खिला। उस पर शुभम और आयुष भी उससे यही करने को बोलने लगे और प्रज्ञा भी रोज खाना बनाने के लिए राजी हो गई। एक बार मेरे खेत की सब्जी और अनाज अच्छे से उग जाए, फिर इस खाने का स्वाद दोगुना हो जाएगा। प्रज्ञा अपनी खेती को लेकर आने वाले तूफान से अनजान बड़ी ही खुशी से उसके पूरी तरह उगने का इंतजार कर रही थी। वहीं शोभा और निशा उसको इस तरह खुश देखकर बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करती हैं।
जिस बात का डर था वही हुआ। आखिर इसने इन तीनों को बातों में ले ही लिया। बहुत तेज है ये लड़की, लेकिन मैं इसकी बातों में कभी नहीं आऊंगी। माँ, अभी तक हम कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हमें खुद से कुछ न कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ये हमेशा के लिए अपने कदम हमारे घर में जमा लेगी। इसी तरह दोनों प्रज्ञा को गलत साबित करने के लिए चाल सोच रही थी, लेकिन वो कुछ भी करती उसका प्रज्ञा पर कोई असर नहीं होता और उनकी चाल नाकामयाब हो जाती। तो आज इन्होंने मुझे बुरा साबित करने के लिए मेरे खाने में नमक मिला दिया है। अच्छा हुआ मैंने इसे पहले ही चक्कर देख लिया, नहीं तो आज इनकी चाल जरूर कामयाब हो जाती। प्रज्ञा ने दाल से नमक निकालने के लिए उसमें एक आटे का पेड़ा डालकर उसे चलाया, जिससे आटे के पेड़े ने सारा ऊपरी कच्चा नमक अपने अंदर ले लिया और दाल फिर से पहले जैसी हो गई। इसी तरह दोनों माँ बेटी की चाल अभी तक नाकामयाब ही हो रही थी, लेकिन एक दिन उनके घर सरगुड़ और वर्तिका पहुंची। क्या बात है शोभा जी, आप तो बड़ा ताजा खाना खा रही होंगी। क्या मतलब? हम हमेशा ही अच्छा और ताजा खाना खाते हैं। लेकिन शोभा जी, अपनी उगाई चीजों का एक अलग ही स्वाद होता है। इस पर शोभा काफी उलझ गई और सरगुड़ और वर्तिका का चेहरा देखने लगी। अरे शोभा जी, आप तो ऐसे देख रही जैसे आप कुछ जानती ही नहीं है। नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। ओहो शोभा जी, आप तो अपनी खेती के बारे में ऐसे छुपा रही है जैसे हम उससे कुछ लेकर खा लेंगे। खेती? अरे आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हम कोई गांव वाले थोड़ी हैं जो खेती बाड़ी करेंगे। इस पर सरगुड़ और वर्तिका ने अभी तक प्रज्ञा को जो भी करते देखा सब बताया, जिस पर शोभा का खून खौल गया। आग लगाकर दोनों पड़ोसने अपने घर वापस चली गईं। वहीं शोभा ने चिल्लाकर प्रज्ञा को वहां बुलाया। आखिर तूने अपना गंवारपना दिखा ही दिया। हमारी नाक के नीचे से घर के पीछे खेती कर रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के पास ऐसे काम करने की? प्रज्ञा यह सुनकर पूरी तरह चौंक गई, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला। हाँ माँ जी, और इसमें क्या बुराई है? मुझे यहाँ की मिलावट वाली बासी सब्जी और अनाज नहीं खाया जाता। मेरे माँ बाबा ने मुझे हमेशा घर की शुद्ध चीजें ही खिलाई हैं। शोभा ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और प्रज्ञा के बारे में सब कुछ बताया। बहू, तूने ऐसा करने से पहले हमसे एक बार पूछा तक नहीं। हाँ, अगर तुझे खेती ही करनी है तो किसी गांव में ही शादी कर लेती। शुभम, आयुष, बर्बाद करो इसका खेत। ये क्या कर रही है माँ जी? मैंने उसे कितनी मुश्किल से उगाया है और अभी तक मैंने उसकी एक सब्जी का स्वाद नहीं चखा। अगर आप उसे तोड़ना चाहते हैं तो इससे पहले मेरी एक शर्त है। मैं आपको अपने खेत की सब्जी बनाकर खिलाऊंगी और अगर वो आपको अच्छी ना लगे तो आप मेरे खेत को उजाड़ देना। किसी तरह शोभा ने प्रज्ञा की शर्त मान ली। उसे यकीन था कि सब्जी कभी भी अच्छी नहीं बन सकती, लेकिन प्रज्ञा ने अपने खेत से ताजी सब्जियां तोड़ी और फिर अपने ही खेत के गेहूं को चक्की पर पीस कर आटा और घर के दूध से ही घी, मक्खन, दही बनाकर तैयार किया। ये सब करते हुए उसकी सास उसे देख रही थी। माँ जी, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि गाँव के लोग कैसा खाना बनाते हैं। प्रज्ञा ने बिल्कुल अपने घर की तरह शुद्ध और बिना मिलावट वाली चीजों से खाना बनाकर तैयार किया। सभी ने प्रज्ञा के बनाया खाना खाया। इस बीच प्रज्ञा अपनी धड़कनों को थामे हुई खड़ी थी। शुभम, आयुष और वीरेंद्र ने खाने की बहुत तारीफ की, लेकिन शोभा और निशा ने कुछ नहीं कहा, पर प्रज्ञा को खेती करने की इजाजत दे दी, जिस पर प्रज्ञा का चेहरा खिल उठा। समय बीता और प्रज्ञा अब रोज खाना बनाती। वहीं शोभा और निशा के दिल में भी उसके प्रति नफरत मिटती गई।